बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पागलों की तरह बस दौड़ता ही चला जा रहा था और मेरे जहन में डॉक्टर की बस यही बात गूंज रही थी कि हम मजबूर हैं। जब तक आप लोग फीस जमा नहीं करवा देते हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भागता हुआ सीधा नवीद के दरवाजे पर ही जाकर रुका था, क्योंकि अब तो बस वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। सो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था और मैं दरवाजे पर से हाथ तक उठाना भूल गया था। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे नवीद की आवाज़ आई थी, अरे कौन है भाई, थोड़ा सब्र कर लो, क्या दरवाज़ा तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? और फिर जैसे ही नवीद ने दरवाज़ा खोला था तो वो मेरी हालत देखकर घबरा गया था और मुझसे पूछने लगा था कि क्या बात है असद, सब ठीक तो है ना? मैंने जल्दी से कहा था कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सायरा बाजी अस्पताल में दाखिल है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मेरी बात सुनकर नवीद के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी आ गई थी। मुझसे कहने लगा था, यार मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि आजकल कारोबार ठप है, जिसकी वजह से हालात बहुत ख़राब है। नवीद की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया था। मायूसी के असरात मेरे चेहरे से बिल्कुल साफ आया हो रहे थे। इसीलिए मैंने घर जाने के लिए अभी कदम उठाया था कि अचानक नवीद ने मुझसे कहा था, रुको, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम पैसे हासिल कर सकते हो। नवीद की बात सुनकर मेरी बेजान होती हुई आंखों में चमक आ गई थी। इसीलिए मैंने जल्दी से नवीद से पूछा था, कौन सा रास्ता है? तो नवीद ने मुझसे कहा था, राजा बाजार में शानू नाम की एक फकीरनी रहती है, जो भी उसके साथ रात गुजारता है वो बंदा रातों रात अमीर हो जाता है। अगले ही लम्हे में उस पर चिल्लाया था कि तुम पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बहकी हुई बातें कर रहे हो। नवीद ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था, यार इस वक्त तुम्हें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। आखिरकार ये सायरा बाजी की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए नवीद की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था। अब मेरे दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि एक नामहरम औरत के साथ वक्त गुजारना कतई गैर मुनासिब बात थी। क्योंकि मैं एक इमाम मस्जिद का बेटा होने के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी परहेजी और तहज्जुद गुजार बंदा था। इसीलिए मुझे हलाल और हराम में फ़र्क का पता था। सो इस वजह से मैंने आज तक इस तरह का कोई काम करना तो दूर की बात, ऐसा करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मुझे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर नवीद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। फिर मैंने भी हालात से मजबूर होकर आखिरकार गलत रास्ते का इंतखाब कर ही लिया था। इसीलिए मैं नवीद के साथ शानू फकीरनी के ठिकाने की तरफ चुपचाप चल पड़ा था। फिर एक जगह पहुंचकर कुछ ही फासले पर एक अजीबो गरीब से हुलिये में सड़क के किनारे बैठी हुई औरत की तरफ इशारा करके नवीद ने मुझसे कहा था कि वो जो सामने औरत बैठी हुई है ना, वही शानू फकीरनी है, उसके पास ही तुम्हारी मुश्किल का हल है। लेकिन शानू फकीरनी को इस तरह से गंदे हुलिये में देखकर मैंने नवीद से हैरान होते हुए पूछा था कि ये भला मेरी क्या मदद करेगी, जबकि इसके पास तो खुद उसके रहने का ठिकाना मौजूद नहीं है और ये बेयारो मददगार उस सड़क के किनारे पर बैठी हुई है। तो मेरी बात सुनकर नवीद ने हंसते हुए मुझसे कहा था कि यार इसी बात का राज तो आज तक कोई नहीं जान पाया था कि यूं दरबदर की ठोकरें खाने वाली फकीरनी आखिरकार किसी को करोड़पति कैसे बना देती है। फिर नवीद ने मेरा कंधा थपथपाया था और मुझसे कहा कि अब मजीद वक्त ज़ाया न करो, उसके पास जाकर पैसों का कुछ इंतजाम करो। नवीद की बात सुनकर मैं सर को झुकाए हुए शानू फकीरनी के पास गया था। जैसे ही मैं उस फकीरनी के पास पहुंचा था तो उसने अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा था। मेरी नज़र शानू फकीरनी के चेहरे पर पड़ते ही मुझे उससे वहशत होने लगी थी और एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। किसी चीज़ ने मुझे उसके पास जाने से रोका था। मैं चाहने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा पाया था। मुझे शानू फकीरनी के चेहरे की तरफ देखकर उससे कराहियत होने लगी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। इसीलिए मैं उसका चेहरा देखते ही वहां से भाग गया था और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ था, अम्मी मुझे देखकर भागती हुई मेरे पास आई थी और बड़ी ही उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा पैसों का कुछ इंतज़ाम हुआ क्या? तो अम्मी की बात सुनकर मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इसीलिए मैंने उनसे नज़रें चुराते हुए बस नफ़ी में ही सर हिलाया था। तो फिर अम्मी ने फ़ौरन ही मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और रोते हुए मुझसे कहने लगी थी कि खुदा के लिए बेटा कुछ भी करके पैसों का कोई इंतज़ाम कर दो और मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लो। अम्मी की तरह मैं भी बहुत मजबूर था। इसीलिए मैं भी बसी से अम्मी को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस सायरा बाजी का चेहरा ही घूम रहा था, जो तकलीफ की शिद्दत से जर्द हो चुका था। सायरा बाजी की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था शानू फकीरनी, जिसका ख्याल मेरे जहन में आते ही मुझे उससे कराहियत महसूस होने लग गई थी। और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया था कि जिस औरत के तस्वुर से घिन आती है तो भला कोई शख्स उस औरत के साथ वक्त कैसे गुजार सकता है।
यकीनन इंसानों की मजबूरियां ही होती हैं जो इंसानों को इस हद तक मजबूर कर देती हैं। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं उठा था और फिर चलते चलते शानू फकीरनी के पास ही जाकर रुका था। उसने मेरी तरफ देखा था और फिर मुझे देखकर एक तमस्खुराना अंदाज में मुस्कुराई थी। मैं उसके इस तरह मुस्कुराने पर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था और उससे बमुश्किल बस इतना ही कह पाया था कि मुझे आपसे कुछ काम है। वो फिर उसी मखसूस अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी, आओ मेरे साथ। मैं घबराता हुआ उसके पीछे चल दिया था। शानू फकीरनी मुझे खंडरनुमा एक इमारत में ले गई थी। वो इमारत बिल्कुल ही टूटी फूटी सी थी। उसका सिर्फ एक कमरा ही बाकी इमारत के मुकाबले में कुछ बेहतर हालत में था। वो उस कमरे में दाखिल होते ही एक बेड पर बैठ गई थी और मुझसे बोली थी, बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे या फिर मेरा वक्त? तो मैंने डरते हुए शानू फकीरनी से कहा था, कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। तो मेरी बात सुनकर शानू फकीरनी फौरन से उठी थी और कमरे में मौजूद एक टूटी हुई अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई थी और खुद को मसरूफ जाहिर करवाने लगी थी। मुझे लगा था कि शायद अब वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद उसने मेरे सामने पैसों की एक गड्डी रखी थी जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी और मैंने हैरान होते हुए शानू फकीरनी से कहा था कि इतने पैसे? वो तो फौरन मुझे इस कदर हैरान होता हुआ देखकर बोली थी, क्या पैसे कम हैं और चाहिए? तो उसकी बात सुनकर मैंने उसे हकलाते हुए कहा था कि नहीं नहीं, बल्कि ये पैसे भी मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में रखे थे और फिर शानू फकीरनी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से अस्पताल जाने के लिए निकला था। लेकिन चूँ ही मैं शानू फकीरनी के उस खंडरनुमा मकान से निकला था तो उसी वक्त मुझे अब्बू की कॉल आ गई थी और फिर मैंने अब्बू की कॉल उठाते ही खुशी के मारे उनसे कहा था कि आप परेशान ना हो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैं बस थोड़ी देर में आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। तो मेरी बात सुनकर अब्बू मुझसे कहने लगे थे, बेटा सायरा का ऑपरेशन हो गया है, अब उसकी जान खतरे से बाहर है। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कॉल की थी कि अब फीस सुबह जमा करवानी होगी, इसीलिए तुम सुबह ही पैसे लेकर अस्पताल आ जाना। तो अब्बू की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था और साथ ही अब्बू से पूछा था कि आखिर डॉक्टर्स मान कैसे गए, जबकि वो तो फीस जमा करवाए बगैर सायरा बाजी का चेकअप करने की भी रवादार नहीं थे। तो अब्बू ने मुझे बताया कि अचानक सायरा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कोई भी डॉक्टर मेरी मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी सायरा का ट्रीटमेंट करने को राज़ी नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं बैठकर अपनी बेबसी पर रो रहा था कि अचानक एक नौजवान डॉक्टर मेरे पास आकर रुका था और फिर मुझे और से देखने लगा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यूँ रोता हुआ देखकर मुझसे कहने लगा था कि उस्ताद जी, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन मैं उस अनजान चेहरे को पहचान नहीं पाया था। मगर फिर मैंने उसे अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई थी और उससे पूछा था कि बेटा आखिर तुम मुझे उस्ताद जी क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि जी मैं आपको जानता हूँ, मैंने कुरान पाक आपसे ही पढ़ा है और वैसे भी आपकी नेक नियति से तो पूरा राजा बाजार ही वाकिफ़ है। फिर उस डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं अपने स्टाफ से कहकर आपकी बेटी का चेकअप करवा देता हूँ और उनसे ये भी कह दूंगा कि उनका ट्रीटमेंट फ़ौरन से शुरू कर दें। बाकी जो ड्यूज़ हैं वो आप सुबह तक जमा करवा देना। ये सारा किस्सा सुनाकर अब्बू ने उस डॉक्टर को बहुत दुआएं दी थी और फिर मुझसे कहने लगे थे कि देख लो बेटा, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में बाकी हैं। खुदा ने उस डॉक्टर को मेरे पास एक फरिश्ता बनाकर भेजा था। तो अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने शानू फकीरनी आ गई थी। वो भी मुझे एक मददगार फरिश्ता ही लगी थी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि आखिर उसके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए हैं। उसने मुझसे कुछ भी पूछे बगैर मेरी मदद क्यों की थी? और वैसे भी भीख मांगने से तो इंसान के पास इतने पैसे नहीं आते जितने पैसे शानू फकीरनी के पास थे। फिर मैंने ये भी बात ठान ली थी कि मैं शानू फकीरनी के इस राज के बारे में जानकारी रहूँगा कि आखिर वो किस तरह लोगों को करोड़पति बना देती है और ये सब कुछ करके उसे क्या फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं फ़ौरन से मुड़ा था और एक बार फिर से शानू फकीरनी के सामने जा खड़ा हुआ था। शानू फकीरनी ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा था, तुम्हारा काम तो हो गया है, अब तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए हो? क्या और पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? तो मैं शानू फकीरनी की बात सुनकर उससे शर्मिंदा हो गया था। उससे कहने लगा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। फिर उससे हमदर्दी करते हुए पूछा था कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म आखिर किसने किया है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं?
तो मेरी बात सुनकर शानू फकीरनी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने उससे कहा था, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था। तो शानू फकीरनी मुझसे कहने लगी थी, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज इतने सालों के बाद किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा था, इसीलिए मुझे अच्छा लगा है। तो फिर शानू फकीरनी की बात सुनकर मैं भी कुछ हद तक पुरसुकून हो गया था। फिर शानू फकीरनी ने मुझसे कहा था, मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, पर मैंने आज तक किसी की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देखी थी, बल्कि मुझे तो लोग हमेशा हकारत और नफरत भरी निगाहों से ही देखते हैं, जबकि इस सब में तो मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अलबत्ता सब लोग मुझसे अपना मतलब निकालते थे, और फिर अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आज तक किसी ने पलट कर भी मुझे नहीं देखा था, बल्कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वो लोग चलते बनते थे। मुझे अच्छा लगा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ख़ानदानी फ़कीरनी नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। मेरे दादा एक गांव में रहते थे और वो उस गांव के जागीरदार थे। उनकी अपनी बहुत सी ज़मीनें थीं। मेरे दादाजी के दो ही बेटे थे, एक मेरे अब्बू और दूसरे मेरे चचा जी। मेरे दादा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके काम करने के लिए बहुत से नौकर मौजूद थे। दादाजी की वफ़ात के बाद मेरे अब्बू काम के सिलसिले में शहर आ गए थे, और फिर उन्होंने यहाँ आकर अपना कारोबार भी शुरू कर लिया था। शहर में आकर अब्बू को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। उनका कारोबार भी हफ्तों में ही फैल गया था। फिर अब्बू ने मुझे और अम्मी को भी गांव से शहर बुला लिया था। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए मेरे वालिदैन मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे बड़े लाड उठाते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो फिर अब्बू ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया था। अब यहाँ पर भी हमारी लाखों की प्रॉपर्टी बन चुकी थी, क्योंकि मेरे अब्बू साफ दिल के मालिक थे। इसीलिए खुदा ने उन्हें ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी ही अता की थी। जबकि उनके बरक्स मेरे चचा बहुत ही लालची तबीयत के मालिक थे। उनकी नज़रें हर वक्त ही मेरे अब्बू के कारोबार और ज़मीनों की तरफ ही लगी रहती थी, जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे। वैसे भी चचा को बिजनेस में कोई ख़ास महारत हासिल नहीं थी। वो जो भी काम करते थे उनको हमेशा ही बहुत नुकसान होता था। इसी तरह से वो अपने नुकसान को पूरा करने के चक्करों में आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़ाया कर चुके थे। मेरे चचा के 2 बेटे थे और दोनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरे अब्बू के समझाने के बावजूद भी चचा ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय उन्हें भी अपने साथ खेती बाड़ी के कामों में ही लगा लिया था। और फिर एक वक्त ऐसा आया था कि चचा की सारी ज़मीन बिक गई थी और नौबत फाकों तक आ गई। फिर मेरे अब्बू को चचा और उनके ख़ानदान पर बहुत तरस आया था। उन्होंने उनको भी अपने पास शहरी बुला लिया था और उनको भी एक कारोबार सेट करके दे दिया था, जिनसे उनके हालात बहुत बेहतर होने लगे थे। क्योंकि वो लोग बहुत लालची थे, इसीलिए वो अब्बू से हमेशा शिकायत करते रहते थे कि जो कारोबार उन्होंने सेट करके दिया है उसमें तो सिर्फ वक्त ही ज़ाया हो रहा है, मुनाफा कुछ खास नहीं होता। चचा की बात सुनकर अब्बू को बुरा तो लगा था, लेकिन उन्होंने चचा पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। और फिर अब्बू ने चचा को पैसे दे दिए थे और उनसे कहा था कि इन पैसों से तुम अपनी मर्जी का कारोबार शुरू कर लो। अब्बू ने चचा को पैसों के साथ साथ ज़मीन भी खरीद कर दी थी और उस ज़मीन को चचा के नाम पर ही करवा दिया था। लेकिन फिर हमेशा की तरह चाचा का बिजनेस चल नहीं पाया था, जिसकी वजह से अब्बू का सारा पैसा डूब गया था और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। फिर उस नुकसान के बाद अब्बू ने चचा की एक ना सुनी थी और उनके दोनों बेटों को ही एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। फिर अब्बू ने चचा से कहा था कि अब कुछ अरसे के लिए तुम मेरे साथ काम करो और मुझे देखो कि मैं किस तरह से कारोबार चलाता हूँ। इस तरह मेरे साथ काम करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कारोबार किस तरह से चलाते हैं और तुम्हें कारोबार के बारे में बुनियादी मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। चचा ने अब्बू की बात मान ली थी और उनके साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। अब्बू ने चचा पर बहुत भरोसा किया था और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी चचा को दे दी थी। लेकिन चचा ने कारोबार संभालते ही पैसों में हेरा फेरी करना शुरू कर दी थी। अब्बू को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी चाचा को कुछ नहीं कहा था, बल्कि अपना दिल बड़ा करके चचा को छोटा भाई समझकर हमेशा ही माफ़ कर देते थे, जिसका चचा ने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। चचा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से अब्बू का सारा बिजनेस हथिया लें। अब तो वो हर वक्त ही कोई ना कोई नई चाल चलते थे कि अब्बू खुद ही अपना सब कुछ उनके हवाले कर दें। लेकिन चचा हर दफ़ा अपनी साजिशों में नाकाम हो जाते थे। अब तो चची ने भी अम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी थी कि भाभी, आप खुद ही सोचें, लोग क्या कहते होंगे कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मुलाजिम रखा हुआ है। अब्बू की तरह अम्मी भी बड़े दिल की मालकिन थी,
इसीलिए वो भी चची की बातों पर कोई खास कान न धरती थी। वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजरा था और अब मैं भी जवान हो चुकी थी। इसीलिए मैं अच्छे तरीके से चचा और उनके ख़ानदान की फितरत से वाकिफ़ थी और उनका मकसद समझती थी। इसलिए मुझे चचा और उनकी फैमिली कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। चचा का हसद और लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई दफ़ा इस मौजू पर अब्बू से बात भी की थी, लेकिन वो मुझे हर दफ़ा टाल देते थे। एक रात जब हम सब लोग सो रहे थे, अचानक ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और सब कुछ ही ज़मीन बोस हो गया था। और फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैंने दर्द की शिद्दत से चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर्स ने मुझे पुरसुकून करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके लगते ही मैं गहरी नींद सो गई थी। फिर कुछ ही घंटों के बाद जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। वो लोग मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलकर सामने देखा था, जहां पर चची और चचा खड़े बातें कर रहे थे। चचा चची से कह रहा था कि मैंने आज वकील को बुलाया है, वो भाई साहब की सारी जायदाद मेरे नाम पर कर देगा। शानज़े अभी होश में नहीं है, इसीलिए इसके होश में आने से पहले ही इसका थंबप्रिंट ले लेंगे, वरना ये बाद में बहुत मसला पैदा कर देगी। चचा की बातें सुनकर चची भी उनकी तायद कर रही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि हम लोग किस कदर तकलीफ में हैं और उन्हें अभी भी जायदाद की ही पड़ी हुई है। मुझे चचा से मजीद नफरत होने लगी थी। फिर जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया था तो मैंने उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछा था कि वो लोग कहाँ हैं, ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मायूसी से मुझे देखा था और कहा था, मुझे अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर क़यामत गुजर गई थी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी और चुप करवा दिया था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। उसके बाद मैंने उस हादसे की वजह पूछी थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई की है और उस हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी करवाई है, जिससे ये बात सामने आई है कि यह हादसा किसी की सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि ये सिलेंडर के फटने से हुआ है और इस हादसे में किसी का भी हाथ नहीं है। जबकि मेरा दिल ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे चाचा का ही हाथ है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो लालच में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि वो किसी की भी जान आसानी से ले सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के जाते ही मैं भी चुपचाप अस्पताल से निकल गई थी और फिर यूं मैंने एक फ़कीरनी का रूप ढाल लिया था। इस तरह से फिर मैं शानू फ़कीरनी के नाम से मशहूर हो गई थी। मैंने फ़कीरनी का रूप धार कर चाचा पर भी नज़र रखी हुई थी। चाचा मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे तलाश करके मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, लेकिन मैंने भी ये बात ठान ली थी कि मैं ये सब किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं कतई ये नहीं होने देना चाहती थी कि मेरे माँ बाप का कातिल उनके पैसों पर ऐश करे। इसीलिए मैं एक गुमनाम जिंदगी गुजारने लगी थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो चाचा मुझे भी कत्ल करवा देंगे, क्योंकि जायदाद अभी भी मेरे नाम पर थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी चाचा के हाथ कुछ भी नहीं आया था और वो खाली हाथ रह गए थे। इस बात से चाचा को बहुत सदमा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें फालिज का अटैक हो गया था और वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गए थे। अब्बू को धोखा देकर चाचा ने जितना भी पैसा लूटा था वो सब उनकी बीमारी पर ही लग गया था। अब वो भी बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। अरसल और मरसल ने भी चचा और चची के साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया था और दोनों ही भाई उनको छोड़कर अपनी अपनी अलग दुनिया में मगन हो गए थे। चचा के खानदान को उनके किए की सजा इस दुनिया में ही मिल गई थी। लोग चचा पर तरस खाकर उनको सदका दे देते थे, जिस पर बमुश्किल वो गुजारा कर पा रहे थे। फिर एक दो दफ़ा जाकर मैंने अपने घर का चक्कर लगाया था, जिसको चचा ने अपने रहने के लिए दोबारा से तामीर करवा लिया था, लेकिन वहाँ पर रहना शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। वहाँ पर जाकर मेरा दिल फट गया था। उस खाली और वीरान घर को देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे हर जगह ही अपने अम्मी और अब्बू का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। मुझसे अब उस घर में रुका नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से फ़ौरन ही वापस चली आई थी। फिर मैंने अब्बू की जायदाद से लोगों की मदद इस नीयत के साथ करना शुरू कर दी थी ताकि उसका सवाब मेरे माँ बाप को मिलता रहे। शानू फ़कीरनी की बातें सुनकर मुझे दिली दुख हुआ था। फिर मैंने उससे पूछा था कि आखिर तुम्हें किस तरह से पता चलता है कि इस बंदे को वाकई में पैसों की ज़रूरत है। तो शानू फ़कीरनी मेरी बात सुनकर दुखी से अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी थी, मेरी सूरत इस कदर ख़राब हो चुकी है, जो उसे एक बार देख लेता है वो दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखता तक नहीं है और फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो वाकई में मजबूर होता है वो पलट कर मेरे पास आ जाता है। इस तरह से मुझे पता चल जाता है
कि ये बंदा वाकई में हालात से मजबूर है। फिर शानू फकीर ने मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे कोई मजबूरी तुम्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आई थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या मजबूरी थी? फिर मैंने उसे बताया था कि मेरी बहन सायरा की 1 हफ्ते बाद शादी थी। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी कि अचानक से सायरा बाजी के अपेंडिक्स में दर्द होना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसीलिए मैं पैसों के खातिर तुम्हारे पास आ गया था। फिर मैंने उठकर शानू फकीरनी के सर पर हाथ रखा था और उससे कहा था, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। हाथ से सायरा बाजी के साथ साथ तुम भी मेरी बहन हो। फिर मैंने डॉक्टर से मशवरा करके शानू फकीरनी के चेहरे की सर्जरी करवा दी थी और फिर हमने मिलकर एक एनजीओ खोल ली थी। कुछ ही अरसे के बाद मैंने एक अच्छी जगह शानू की शादी भी करवा दी थी। अब मेरी दोनों ही बहनें अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।